आरबीआई दशरथ ने अभिमन्यु को अपने जूनियर दीनदयाल को खतरे में डालने की वजह से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन दीनदयाल की रिक्वेस्ट पे उन्होंने अभिमन्यु को एक और मौका दिया। अभिमन्यु इसी उधेड़बुन में था कि आखिर दीनदयाल पे हमला किसने किया। सुबह जब अभिमन्यु ने प्रीति की बहन आयुषी को देखा तो उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने दीनदयाल को डरा दिया कि बाहर एक छोटी डायन आई है। प्रीति ने जब सुना कि दीनदयाल ने उसकी बहन को डायन कहा तो उसका पारा आसमान चढ़ गया। अभिमन्यु प्रीति के तमतमाए चेहरे को घूर रहा था। इस बार उसे प्रीति के साथ आयुषी भी काली के रूप में दिखाई दे रही थी। प्रीति के हाथों में अभिमन्यु की खोपड़ी थी और आयुषी के हाथ में दीनदयाल की। प्रीति और आयुषी की लाल जीभ उनके पेट तक लटक रही थी। अभिमन्यु को इस खौफनाक नज़ारे ने डरा दिया था और वो प्रीति को उसी भाव से देखे जा रहा था। प्रीति चिल्लाते हुए दीनदयाल पर बरस पड़ी। मेरी छोटी बहन को डायन कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा शरीफ इंसान किसी की ऐसी बेइज्जती कर सकता है दीनदयाल। दीनदयाल डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि उसने किस वजह से प्रीति की छोटी बहन को छोटी डायन कहकर पुकारा था। उसने झेपते हुए देखा कि अभिमन्यु भी प्रीति को अजीब नज़रों से देख रहा था। जब प्रीति ने यह देखा कि दीनदयाल अभिमन्यु को देख रहा है तो उसके गुस्से का पारा और चढ़ गया और वो झल्ला कर बोली, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। बदकिस्मती से तुम्हारा पाला ऐसे घमंडी और बदतमीज आदमी से पड़ा है जिसकी माँ ने उसे तमीज़ सिखाई ही नहीं, इसलिए उसका असर तुम पर भी पड़ रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्रीति ने यह सब गुस्से से अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। अभिमन्यु का दिल तो कह रहा था कि वो प्रीति का सिर कुचल कर रख दे, पर उसने अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए चिल्ला कर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रीति? हर बात में मेरी माँ को क्यों बीच में ले आती हो? उनका इन सब से क्या लेना देना? प्रीति ने गुस्से से चीख कर कहा, उनका इससे क्या लेना देना? वही तो हैं जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इतने अनजान मत बनो जैसे तुम्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या किया था हमारे। उसी वक्त आयुषी वहां आई और गुस्से से चिल्लाई, जीजी इन छोटे लोगों के मुंह लगकर कोई फ़ायदा नहीं। आयुषी अभिमन्यु को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, ये लोग हमारे काबिल ना कभी थे और ना कभी होंगे। अभिमन्यु को ये बात चुभ गई और वो कुछ तीखा सा जवाब देने ही जा रहा था कि दीनदयाल ने उसे रोक दिया। अभिमन्यु ने गुस्से से लाल होकर प्रीति और आयुषी को देखा। दोनों बहनें भी उसे उतनी ही नफरत और गुस्से से देखते हुए वहां से निकल गईं। अभिमन्यु गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और उसका गुस्सा दीनदयाल पर फूट पड़ा। तुमने मुझे रोका क्यों दीनदयाल? देखा नहीं उसने मेरी कैसी बेइज्जती की? दीनदयाल ने शांति से जवाब देकर कहा, मैं नहीं जानता कि आपकी प्रीति मैडम और उनकी छोटी बहन के बीच में क्या प्रॉब्लम है, पर मैं इतना जान गया हूँ कि यह आप दोनों के परिवारों का मसला है। और मेरी माँ कहा करती थी कि जब भी कोई गुस्सा या बदतमीजी करे तो खामोश ही रहना सबसे अच्छा होता है, इससे आप बड़े बन जाते हो। अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ कि खामोश रहकर सब सुनता रहूँ। मेरा मूड खराब करने के लिए प्रीति तो थी ही यहाँ, अब ये छोटी डायन आयुषी भी आ गई जिंदगी झंड करने। दीनदयाल सोचने लगा कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं। उसने दीनदयाल की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, पर अभिमन्यु ने उसे आंखों ही आंखों में चेतावनी दी और वहां से बाथरूम में घुस गया। दीनदयाल ने सोचा कि चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। प्रीति अपने घर में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी कि तभी आयुषी वहां आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, जीजी वो घटिया इंसान अभिमन्यु हमारे घर में क्या कर रहा है? क्यों आपने उसे यहाँ रखा है? प्रीति ने दो टूक जवाब दिया, मुझे मजबूरी में उसे यहाँ रखना पड़ा, नहीं तो तुझे लगता है मैं कभी उस जैसे इंसान को अपने घर में कदम भी रखने दूँ? आयुषी ने पलट कर जवाब दिया, कदम तो दूर की बात है, आपने तो उसे पूरा का पूरा कमरा ही दे दिया है। क्या आप भूल गई कि उसके परिवार ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया? उसकी बात भी आप उसे अपने घर में रख भी कैसे सकती हो जीजी? आयुषी बहुत परेशान होते हुए लगातार एक ही सांस में बिना रुके बोलती जा रही थी। प्रीति उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा भड़कने लगी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। प्रीति के हाथ में एक कांच का गिलास था और गुस्से के मारे उसने जोर से गिलास को चूर चूर कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, बस आयुषी, मुझे अभी इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना।
दिन रात उस शख्स का चेहरा मुझे याद दिलाता रहता है कि उसने और उसके परिवार ने हमारे साथ क्या किया था, इसलिए अब उसका नाम भी मत लो। आयुषी सहमकर एकदम चुप हो गई थी। उसने प्रीति की आंखें देखी तो गुस्से से लाल हो गई थी और उनमें दर्द भरा था। प्रीति का हाथ खून से भरा हुआ था। आयुषी फौरन उसकी मरहम पट्टी करने में लग गई और उसने अपने आप को कोसते हुए प्रीति से कहा, माफ़ करना जीजी, मैं अपना काबू खो बैठी थी। मुझे भी उस आदमी को देखकर उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी आपको। और जब मैं सोचती हूँ कि आयुषी ने प्रीति को देखा, वो खाली आंखों से एक ही जगह देखी जा रही थी। आयुषी चुप हो गई। उसने अपनी नज़र घुमाई और देखा कि प्रीति सामने टकी एक तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में एक खूबसूरत आदमी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वो तस्वीर उनके पापा हरीश सिंह राठौर की थी। आयुषी वहाँ से उठकर प्रीति के पास आ गई। उसने अपने पापा की तस्वीर देखी और प्रीति से लिपट गई। दोनों बहनों ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई थी और दोनों की आंखें नम थी। ऐसा क्या कर दिया था अभिमन्यु और उसके परिवार ने प्रीति के परिवार के साथ, जिसने इन दोनों बहनों को एक गहरा जख्म दे दिया था। इधर नहा धोकर तैयार अभिमन्यु दीनदयाल के पास आया और बोला, आज मैं चकिया की हर एक साड़ी की दुकान पर जाकर पूछताछ करूंगा कि किसने वो लाल साड़ी खरीदी है। दीनदयाल बोला, सर जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अभिमन्यु ने सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं दीनदयाल, तुम आज घर से ही काम करोगे। दीनदयाल ने कहा, आपका मतलब आराम ना? गलती से काम निकल गया शायद आपके मुंह से। अभिमन्यु ने आंख दिखाते हुए बोला, मेरा मतलब काम ही है दीनदयाल, आराम नहीं। दीनदयाल ने सिर झुका के पूछा, कैसा काम सर जी? अभिमन्यु ने उसे याद दिलाया कि उसने दीनदयाल को लाल सिंह के परिवार से पूछने के लिए कहा था कि वो कब उनसे मिल सकते हैं। लाल सिंह वही शख्स था जो बड़ी मुश्किल से उस रात अभिमन्यु की मेहरबानी से डायन के चंगुल से बच गया था। उस वक्त लाल सिंह से खुलकर पूछताछ नहीं हो पाई थी क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अभिमन्यु ने दीनदयाल से पूछा, क्या बोले लाल सिंह के परिवार वाले, हम उनसे कब मिल सकते हैं? दीनदयाल ने कहा, सर जी, मैंने फ़ोन किया था उनके परिवार वालों को। पता चला कि मौत के मुंह से बचने के बाद से वो पागल हो गया है। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, क्या पागल हो गया है? दीनदयाल बोला, जी सर जी, उन्होंने एक अजीब सी बात बताई थी कि लाल सिंह ने अपने आप को कमरे में बंद करवा लिया है और कमरे के बाहर ताला लगवा दिया है। अभिमन्यु को ये सुनकर अजीब लग रहा था। उसने दीनदयाल को डांटते हुए कहा, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो? दीनदयाल डांट खाकर बोला, सॉरी सर जी, अगली बार हर एक बात बता दूंगा। आप कहो तो मैं उनको फ़ोन करूं? कुछ पल सोचने के बाद अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, अब फ़ोन मत करना, अब हम सीधे उसके घर चलकर उसका हाल चाल पूछेंगे और सरप्राइज़ विजिट। चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अभिमन्यु चलने को था कि दीनदयाल ने उसे रोकते हुए कहा, सर जी, एक काम कर दीजिए मेरा प्लीज़। अभिमन्यु ने पूछा, जल्दी बोलो। दीनदयाल झेपते हुए धीरे से बोला, लौटते वक्त गोविंदा की दुकान से समोसे लेते हुए आइएगा, सुना है चकिया में बहुत मशहूर हैं। अभिमन्यु ने ताना मारते हुए कहा, अरे समोसे क्या, मैं तो बलिया का लिट्टी चोखा भी ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। दीनदयाल खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, सच सर जी, आपने तो आज मेरे मन की बात जान ली। अभिमन्यु ने आंखें दिखाते हुए दीनदयाल को गुस्से से देखा। दीनदयाल एक बार फिर झेप गया। अभिमन्यु वहां से तुरंत निकल गया। मेन गेट के पास अभिमन्यु को एक मोटर बाइक दिखी जो आज सुबह ही एक हवलदार लेकर आया था। ये वही मोटर बाइक थी जो दशरथ उसके लिए लाए थे और अपने साथ ही ले गए थे। अभिमन्यु ने मन ही मन दशरथ का शुक्रिया अदा किया। अब उसे इस सड़ी गर्मी में पैदल चलना नहीं पड़ेगा। वो बाइक पर बैठकर साड़ी की दुकान की ओर निकल पड़ा। मोपेड पर सवार एक आदमी, जिसका मुंह गमछे से ढका होने के कारण शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही थी, उसने अपने पैंट में एक बंदूक खोसी और मोपेड स्टार्ट करके अभिमन्यु की मोटरसाइकिल का पीछा करने लगा। उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। कौन था ये आदमी और क्यों अभिमन्यु का पीछा कर रहा था? क्या अभिमन्यु की जान को खतरा होने वाला था? क्या अभिमन्यु गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों की गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या वो पता लगा पाएगा बूढ़े बरगद का राज?
क्या उसके हाथ लगेगा कोई ऐसा सबूत जो खोल देगा चकिया की डायन का राज? डायन की दहशत के इस खौफनाक सफर में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।